हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझेंगे कि ओस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है और क्या वो डिफ्यूजन प्रोसेस की तरह ही है। क्या डिफ्यूजन और ओस्मोसिस प्रोसेस में कोई डिफरेंस भी होता है? थोड़ा सा बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, उसी को हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। देखिए, तो हमने क्या देखा था कि जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो बेसिकली किस पर लगता है? गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर लगता है। और जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो किस लिए हम करते हैं? फॉर लिक्विड फेज के लिए। यानी अगर पानी के बारे में हम कहेंगे कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव कर रहा है, देन हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर गैसियस पार्टिकल के थ्रू कुछ पास हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी जो मम्मा किचन में खाना बना रही है उस खाने की खुशबू कहाँ पर हाई है? जहाँ पे आपकी मदर खाना बना रही है, यानी किचन में उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई। लेकिन दूर बैठे हुए कमरे में आपको उसकी खुशबू आती है ना, दैट इज द जो आपकी वो खुशबू वाले पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहे हैं? थ्रू एयर। तो आपका वहां जो प्रोसेस लग रही है वो आपका डिफ्यूजन की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपके गैसियस मॉलिक्यूल के थ्रू आपके पास उसकी खुशबू, उसकी स्मेल आपको आ रही है। ऐसी जो ओस्मोसिस प्रोसेस होती है, जिसको आप डेली लाइफ एग्जांपल में अगर समझो, तो जैसे कि आपकी किशमिश है, रेजिन बोलते हैं जिनको हम, जो आपकी किशमिश होती है उसमें क्या, अगर आप उसको पानी में डुबो के रखो, या आपके बादाम होते हैं उसको पानी में डुबो के रखो, तो क्या आप देखते हो कि किशमिश थोड़ी सी फूल जाती है, बादाम भी थोड़ा फूल जाता है। क्या हुआ? क्योंकि पानी, कटोरी में पानी डाला, उसमें कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा। अब वो क्या कर रही है? हाई कंसंट्रेशन से जहां पर पानी की कमी है वहां पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो क्या कर जाती है? थोड़ी स्वोलन हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। ऐसी जो आपके फ्लावर्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए जो आपके न्यूली न्यूली अभी मान लो किसी ने दिया है आपको फ्लावर, तो अगर आपको उसको थोड़ी टाइम तक रखना है, होना तो वो एटलीस्ट अब जो टूट के आया है फ्लावर किसी प्लांट से, वो कुछ टाइम के बाद आपका वैसे ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको किसी एक वास में पानी में डालकर रख दो, तो शायद उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, यानी एक दो दिन बाद वो खराब होगा। वहां क्या हुआ? वास के अंदर क्या डाला आपने? पानी डाला। और तो उसको, आपके प्लांट को, यानी जो आपका फूल था, चाहे रोज का था, डेजी का था, जो भी आपका फ्लावर था, उसमें आपने वास उस फ्लावर को उस वास में डाल दिया। अब उस फ्लावर के पास क्या है? पानी की कमी। और उस वास में आपने क्या डाला? पानी। तो पानी कहाँ मूव करेगा? उस फ्लावर की तरफ, यानी फिर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। अब देखो, जो बेसिक डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, वो क्या है कि जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होती है उसमें सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। वहां पे कोई चौकीदार नहीं बैठा, वहां पे कोई ऐसी मेम्ब्रेन या कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो छानबीन करके किसी को पास होने आगे ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल तो करते हैं, पर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक चौकीदार का काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ हल्के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल एज कंपेयर टू सोल्यूट हल्के होते हैं, सिर्फ हल्के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास ऑन करती है। तो जो आपका ये प्रोसेस है आपकी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल मूव करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर जैसे अभी आपका क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ऑस्मोसिस में सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूशन फेज है ये पूरा। लेकिन जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो पास ऑन होगा वो सिर्फ क्या होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब कोई भी जो चीज जो है वो ऐसी थोड़ी मूव हो जाएगी। जैसे कि मान लो एक साइड पे पानी कम है और एक साइड पे पानी क्या है? ज्यादा है। अब जो ज्यादा है उसको अगर मुझे इक्वल लाना है किसके? कम के, यानी इसका पानी बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं इस पे मुझे कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा। इस पे प्रेशर अगर हम डालेंगे, प्रेशर डालते ही क्या होगा? इसका वॉल्यूम इसके बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जहां पे आपकी कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा थी, वहां आपने प्रेशर लगाया, लगाते गए लगाते गए लगाते गए, यानी पानी की कंसंट्रेशन क्या हो गई? वहां पर पानी का जो लेवल था वो क्या हो गया? थोड़ा सा कम होता चला गया। और एक स्टेज ऐसी आई जब आपका जहां पे लो कंसंट्रेशन था वो किसके बराबर आ गया? अब आपके हाई कंसंट्रेशन लेवल के, यानी दोनों के दोनों लेवल अब क्या हो चुके हैं? दोनों सेम हो चुके हैं। तो दैट मिनिमम या कहो मैक्सिमम प्रेशर जिस फेज पे आके, जिस स्टेज पे आके आपका जहां पर हाई कंसंट्रेशन थी और जहां पर लो कंसंट्रेशन थी वो आपस में आकर सेम लेवल पे हो जाए, उस प्रेशर को बोला जाता है ओस्मोटिक प्रेशर।
देखिए, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सोलवेंट। फ्लो ऑफ सोलवेंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कौन फ्लो कर रहा है? सोलवेंट। कौन सी प्रोसेस में? ऑस्मोसिस प्रोसेस में। तो जो आपका प्रेशर जितना आपने लगाया, लगाते गए ऐसी स्टेट जहां पर क्या हो गया, दोनों लेवल सेम हो गए। उस प्रेशर को, जितना आपने प्रेशर लगाया उस लेवल को सेम लाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है ओस्मोसिस की? मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसकी आपकी प्रोसेस है? ओस्मोसिस की। वही ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, वो वाला प्रेशर जहां पे सोलवेंट मूव करना रुक जाए अब। ठीक है, तो जितने भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें क्या था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहे थे। ये इकलौती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी है जो मोलैलिटी पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है? मोलैरिटी पे। मोलैरिटी कैपिटल एम पे। तो इसमें हमने जो कैपिटल एम को रिप्रेजेंट किया है वो किया हुआ है सी से, और जो ओस्मोटिक प्रेशर है, जो आपका प्रेशर है, उसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल पाई से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया? सी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर की बात है तो टेम्परेचर का रोल भी आएगा। तो यहाँ पे ये टी क्या है आपका, कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टी क्या है आपका? टेम्परेचर। और आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो आर क्या आ गया आपका? एक कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। अब हम जो कंसंट्रेशन है, ये क्या है? कंसंट्रेशन किसकी है? मोलैरिटी की टर्म्स में है। तो मोलैरिटी को हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी N2, और कितना उसका सॉल्यूशन है, कितनी वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, तो V। RT एज इट इज आ गया। अब V को हमने उधर भेज दिया तो पाई V इक्वल टू N2 बाय में RT। हम न्यूमेरिकल में देखेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं हम? गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W2 से, और मोलिकुलर मास को M2 से। तो गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास किसकी जगह पे लिख दिया? N2 की जगह पे। तो क्या आ गया? W2 बाय में M2 RT। अब मुझे अगर मोलिकुलर मास निकालना हुआ क्वेश्चन में तो M2 को उधर ले आएंगे और पाई V को इधर ले आएंगे। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया? मोलिकुलर मास निकालने का फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम यहाँ पर तीन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में ही आती है। क्या है? नंबर 1 आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाम से तो लग रहा होगा ना, पता नहीं क्या हाइपो हाइपर आइसो सा सुना दिया, पर बिल्कुल सिंपल से फंडे से, बिल्कुल सिंपल के एग्जांपल से समझेंगे इसको हम। मान के चलो आपके पास एक स्पंज है। क्या है आपके पास? स्पंज। आपने देखा होगा ना, वो फोम टाइप सा होता है, एक स्पंज सा। हम उसको पानी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तीन केसेस लेंगे। एक बार तो जो वो स्पंज है वो बिल्कुल क्या है? ड्राई है, यानी बिल्कुल सूखा है। जैसे ही हम उसको क्या करेंगे? पानी के अंदर डालेंगे तो वो स्पंज क्या कर जाएगा आपका? एक्सपेंड कर जाएगा, उसके अंदर पानी फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाल्टी में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा? पानी की। और आपके स्पंज में कंसंट्रेशन कम किसकी? पानी की। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कौन ट्रेवल कर जाएगा? आपका पानी। तो जिस सिचुएशन में मैंने ये कहा कि आपका जो स्पंज है वो कंप्लीटली ड्राई है, उसको जैसे ही पानी में डाला तो वो क्या कर गया? पानी को एब्जॉर्ब कर गया। उसी सिचुएशन को आपको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी पढ़ेंगे कैसे बोल रहे हैं, बस समझ लो कि है क्या कॉन्सेप्ट। अगर आपका स्पंज ऑलरेडी क्या है? पानी से बिल्कुल फिल है। ओके, बिल्कुल फिल है, यानी उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है पानी को और स्टोर करने की। अब जैसे आप उसको दोबारा से पानी के अंदर डालोगे, किसी भी बाल्टी के अंदर आप दोबारा से पानी में डाल रहे हो जो ऑलरेडी पानी से फिल है, जब आप उसको पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा? अब पानी को एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देगा और खुद क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो उस केस को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जितना पानी स्टोर है और जितनी उसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन जो आपकी रहेगी पानी की बाल्टी की, अगर हम उसको कर दे सेम, पानी भी उतना और आपके स्पंज के अंदर भी पानी भी उतना ही, तो उन दोनों की क्या होगी? पानी की अमाउंट सेम हो गई। उस केस में ना तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, और ना ही क्या करेगा? श्रिंक करेगा। तो वो क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि बिल्कुल ये डेली लाइफ यूज है इसका बहुत ज्यादा। क्यों? जैसे ही जब आपको ड्रिप लगती है मानी जब पानी की कमी हो जाती है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज है क्या? एक सलाइन वाटर ही है, नमक का पानी, चीनी का पानी, यानी इसमें कुछ सोल्यूट, सॉल्वेंट, नमक और चीनी का घोल दिया आपको चढ़ाया जाता है।
अगर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो रखी जाती है 0.9%। क्या रखी जाती है? 0.9%। अगर वो ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत करेगा बॉडी में, क्या करेगा? दिक्कत करेगा। और अगर उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से क्या रही? कम रही तो भी दिक्कत करेगा। 0.9 बराबर रहेगी, क्यों रही 0.9? क्योंकि जो आपके बॉडी के अंदर सेलाइन की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है? 0.9 की। तो बाहर से आप जो उसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन भी 0.9 रखोगे तो ना ही आपके जो सेल है, ब्लड के सेल है, वो श्रिंक होंगे, ना ही वो एक्सपेंड होंगे। अगर वो श्रिंक होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे तो आपका असर किस पे पड़ेगा? कैपिलरीज पे, आर्टरीज पे। आपका ब्लड फ्लो कम होगा या हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो उस केसेस को देखते हुए ये आपके 3 एग्जांपल आते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो अगर आपकी जो सेलाइन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.9 से कम होगी। तो क्या होगा? 0.9 से कम है, यानी आप बाहर से जो प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो जो पानी है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर? आपके सेल के अंदर। और अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या रही? ज्यादा रही तो अब बाहर से जो पानी डाला उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल की कम है, तो उस केस में क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे कि स्पंज के केस में देखा था हमने कि स्पंज की कंसंट्रेशन जब ऑलरेडी फिल हो चुका था और ज्यादा अमाउंट वाले पानी में आप डाल रहे थे तो क्या था? वो श्रिंक कर रहा था। सेम आपका सलाइन वाटर के केस में होगा। तो ये तीनों आपके क्या है? एक जनरल सी टर्म है कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा स्पंज के एग्जांपल से। ये आपकी रह गई थी कि जो आपका हमने ये बता तो दिया था कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ही एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? आपकी मोलैरिटी पे, ना कि मोलैलिटी पे। और जो वो प्रेशर लगाया जा रहा है वो किस पे मेजर किया जाता है? आपके रूम टेम्परेचर पे। एक बार एमसीक्यू पूछा गया था कि जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगाते हो वो मेजर किस में किया जाता है? रूम टेम्परेचर पे करते हैं या किसी और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है? तो किस पे किया जाता है? आपके रूम टेम्परेचर पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी वन टू फैक्टर करने के बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल भी देखेंगे और साथ में वन टू फैक्टर का सारी प्रॉपर्टीज के साथ क्या क्या रिलेशन है और कैसे कैसे उससे न्यूमेरिकल आते हैं वो भी करेंगे। तो देखो, जो हमने जब लेक्चर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई की थी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशन फेज के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, ना कि जो आपके सोल्यूट है उसका नेचर कैसा है। उस चीज पर डिपेंड नहीं करती थी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वही बात, क्योंकि अभी हमें ये काम आने वाली है वन टू फैक्टर में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। देखो, जो अब तक हम कर रहे थे, जितना भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने वहां एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था नॉन इलेक्ट्रोलिटिक या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट? देखो, दो तरीके की आपके फेस लगा लो या दो तरीके से सॉल्यूशन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। एक केस। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व तो हो जाते हैं पर आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। जैसे अगर मैं बोलूं पानी के अंदर मैंने नमक डाला और पानी के अंदर मैंने क्या डाला? चीनी डाली, तो जो आपका नमक है NaCl है वो तो आपका किसमें टूट जाता है? दो आयंस में, Na+ एंड Cl नेगेटिव आयन। लेकिन जो आपका शुगर है जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, वो डिसॉल्व तो हो गई, यानी बस क्या हुआ? मॉलिक्यूल जो थे आपके शुगर के वो पानी के साथ जाके घुल गए। अपना कुछ आपने सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन चैप्टर में देखा था, आपने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। कुछ इंटरेक्शन हुई और वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। पोलर लाइक डिसॉल्व था ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व पोलर। तो ऐसे ही क्या था कि जो ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि अब डिसॉल्व तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन नोटिस क्या किया गया? अगर मान लो मैंने 100 ml पानी लिया है 2 बिकर में और 1 मोल ऑफ NaCl, या अगर 1 मोल नाम, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि 1 मोल क्या है, वैसे तो पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर या हम जो मोल कॉन्सेप्ट में सीखते हैं उसके बराबर। तो आपका जो 1 मोल है या 1 चम्मच आपने क्या किया? उसमें NaCl डाल दिया और 1 बिकर में क्या किया? 1 चम्मच चीनी डाल दी। जब हमने इसको बॉईल करना स्टार्ट किया तो क्या देखा गया कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्ट का ज्यादा है और शुगर वाले केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? कम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी सेम, आपने क्या किया? दोनों के दोनों वहां पे सोल्यूट भी सेम अमाउंट में डाले, लेकिन फर्क क्या आया? जो आपका सोल्यूट था NaCl वो डिसॉल्व हो गया और साथ में डिसोशिएट भी हुआ आयंस में, और जो आपका शुगर है वो सिर्फ क्या हुआ?
डिसोल्व हुआ लेकिन आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ। आप शुगर की जगह क्या ले सकते हो, अल्कोहल, इथेनॉल, कुछ भी ले सकते हो। पानी में घुल तो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। तो क्या बात है कि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो किसको एक्सप्लेन करते हैं, उस वाले चेंज को एक्सप्लेन करते हैं जब हम सोल्यूट को ऐड कर देते हैं। कौन से सोल्यूट को? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को, यानी जो पानी में घुल जाएगा लेकिन आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। लेकिन जो वान होफ फैक्टर है वो किसको एक्सप्लेन करता है? उस वाले चेंज को एक्सप्लेन करता है जो सोल्यूट कैसा होगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रोलाइट फेस में होगा। तो उसको क्या कहते हैं हम? वान होफ फैक्टर। तो एक होगा आपका जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए, और जो आपका दूसरा है वो किस लिए है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए। तो इसलिए हमें क्या पड़ा, नीड हुई, हमें क्या नीड हुई कि हम बॉइलिंग पॉइंट का हमने देख लिया कि सोल्यूट ऐड करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, क्योंकि जो प्योर सोलवेंट होता है उसका ज्यादा होता है, और जैसे जैसे सोल्यूट आप ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है, वो सब क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आपका यहाँ पर जैसे ये केस आया जब आपने सोल्यूट अलग अलग डाल दिए, अलग अलग इन द सेंस एक इलेक्ट्रोलाइट वाला एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहा? अलग रहा। तो उस कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा गया तो यहाँ पर एक फैक्टर आया जिसको बोला जाता है वान होफ फैक्टर, जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल आई से। ठीक है, तो बोथ सॉल्यूशन हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों में 1 मोल थे, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कांट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस को किसने एक्सप्लेन किया था? हेल्प किसने की थी? वान होफ फैक्टर ने एक्सप्लेन करना इजी था इस फैक्टर से। तो अब जो इसके जो वान होफ फैक्टर है वो बेसिकली दो है, दो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोशिएट मतलब टूटना, यानी शुरू में कुछ हुआ, कुछ था और एंड में वो किसी ज्यादा में टूट गया। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती थी? एक सिंगल रिएक्टेंट से आपके दो प्रोडक्ट बनते थे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके कंबाइन हो जाते थे रिएक्टेंट और कोई आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देता था। तो ऐसे ही डिसोशिएट होता है आपका कोई एक रिएक्टेंट, किस में डिसोशिएट हो जाएगा? उसके आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, यानी हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी सीखनी होगी? अल्फा की। तो देखो 1 मोल ऑफ NaCl जब डिसोशिएट हुआ तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला? 1 मोल किसका? Na प्लस का, और 1 मोल किसका? Cl माइनस का। तो मुझे टोटल मोल कितना मिले? 2। तो यानी इसका जो डिग्री है डिसोसिएशन का, जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2। तो अभी हमने क्या देखा डिसोसिएशन के बारे में? क्या था डिसोसिएशन? कि जब कोई भी एलिमेंट अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए। लेकिन एसोसिएट वाले केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा कि अपने आयंस में टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता। टूटेगा लेकिन साथ ही साथ दोबारा से क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? एसोसिएट होना, एसोसिएशन प्रोसेस होना। यानी आउट ऑफ 1 मोल हाउ मच सोल्यूट एसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। आयंस में टूटने के बाद वो फिर से एसोसिएट होके आपको कंबाइन होके एक नई चीज या फिर दोबारा से एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जांपल के लिए हमने लिया है इथेनोइक एसिड, तो उसकी क्या है? 2 मोल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? कंबाइन हुआ शुरू में कुछ ना कुछ, और फिर वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करा। तो उसमें लास्ट में आपको कितना मिला? उसका सिर्फ एक ही मिला, क्योंकि कंबाइन हो चुके हैं वो। तो कितना मिले? 1 मोल। इसको क्या बोलते हैं हम? एसोसिएशन प्रोसेस। अब देखो हमें क्या निकालना होता है? हमें अल्फा की वैल्यू हम अभी निकाल के आए हैं पीछे। अभी हमें क्या निकालना है कि आई की वैल्यू क्या होती है? आई क्या है आपका? वान होफ फैक्टर। तो ये 3 एग्जांपल आपके हैं। पहले डिसोसिएशन में क्या होगा कि आपका जो भी एलिमेंट होगा, जो भी आपका सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में होगा, वो क्या होगा? अपने आयंस में डिसोशिएट होगा। और आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट में आपको कितने मोल मिले हैं और इनिशियली उसके मोल कितने प्रेजेंट थे। तो जैसे NaCl है तो 100% डिसोशिएट हुआ, तो शुरू में क्या था? 1 मोल ऑफ NaCl, बाद में क्या मिला? 1 मोल Na का और 1 मोल Cl नेगेटिव का, Na प्लस का और Cl नेगेटिव का। तो फाइनल में आपको कितने मोल मिले? 2, ठीक है। और इनिशियल कितना था? 1। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। नेक्स्ट केस लिया हमारे CaCl2 का, यानी कैल्शियम क्लोराइड। शुरू में क्या है? 1 मोल ऑफ CaCl2। जब आयंस में टूटेगा तो 1 मोल ऑफ Ca, कैल्शियम 2 प्लस, और आपके क्लोरीन पे कितना चार्ज है? नेगेटिव। उसको बैलेंस करने के लिए कितने आ जाएंगे?
2 क्लोरीन, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो CaCl2 है तो 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगे आपको। तो अब यहाँ पे देखो 2 ये और 1 ये, यानी कितने हो गए फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास 3, और इनिशियली कितने थे 1, तो आपका आई की वैल्यू क्या आ गया 3/1, तो कितने आ गई 3। ऐसे ही K2SO4 है, किसमें टूटा 2K प्लस में प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो 2 और इसका 1 2 मोल और इसके 1 मोल, कितने हो गए 3 मोल, और आपके इनिशियल स्टेज में कितने थे ये 1 मोल, तो फिर से क्या आ गया 3/1। तो हमेशा डिसोसिएशन वाले केस में जो आई की वैल्यू रहेगी वो आपकी ग्रेटर देन 1 रहती है, और एसोसिएशन वाले केस में एग्जांपल के लिए जैसे आपका यही है, शुरू में कितने हैं 2 मोल है, एंड में आपको उसका एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं तो कितना मिलता है सिर्फ 1 मोल मिला, तो वहां पे आपका फाइनल क्या है 1 और इनिशियल क्या था 2, तो 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5। तो एसोसिएशन वाले केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपकी लेस देन 1 रहती है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि अल्फा और आई का रिलेशन क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका क्या रोल रहने वाला है। सो होप सो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।